नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स होते हैं। काफ़ी सारे हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया है, जैसे CRR, SLR है ना, और बैंक रेट, MSF, रेपो, ये सारा डिस्कस कर लिया। तो कुछ बचे रह गए हैं, उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे व्हाट इज ट्राई पार्टी रेपो, टर्म रेपो क्या होता है, उसके बाद में SLTRO यानी स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इतना डिस्कस करने के बाद में हमारा जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी पूरा निपट जाएगी, फिर हम फिस्कल पॉलिसी की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है भाई। तो पहले हम समझेंगे ट्रेप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ट्रेप्स होता है ट्राई पार्टी रेपो। तो एक ट्रांजैक्शन होती है रेपो की। रेपो में क्या होता है, इधर में एक बायर होगा और इधर में एक सेलर होगा, है ना। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमको उधार लेना है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और जो बैंक होंगे वो सिक्योरिटीज़ को बाई करेंगे। क्योंकि बाई करेंगे तो बदले में रुपए जो होंगे वो आरबीआई को दे देंगे। रेपो ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। जो बैंकों के पास रुपया होता है वो वहाँ पहुँच जाता है आरबीआई के पास, और जो कागज़ का टुकड़ा है वो बैंकों के पास चलाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में कि भाई आरबीआई इज सेलिंग व्हाट, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू हुम, बैंक। तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली बाई कर रहा है। तो एक पार्टी और इन्वॉल्व कर ली गई यहाँ पर, थर्ड पार्टी, ठीक, एक थर्ड पार्टी और इन्वॉल्व कर ली गई। तो उसे ही बोला गया ट्राई पार्टी, यानी ट्राई मतलब 3 पार्टियाँ भी इन्वॉल्व हो गई हैं, बारोअर और लेंडर, यानी कि खरीदार और बेचने के अलावा एक और पार्टी इन्वॉल्व कर ली जाती है, वो बाकी की चीज़ों की टेक केयर करता है। समझते हैं अभी कैसे, फंडा यही है। TREPS यानी कि ट्राई पार्टी रेपो इज ए ट्राईपार्टाइट रेपो अरेंजमेंट इन विच अ थर्ड एंटिटी अदर देन बारोअर एंड लेंडर, ठीक है। इसमें एक तीसरी पार्टी जाती है बारोअर लेंडर के अलावा, एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द 2 पार्टीज। इन दोनों पार्टियों बारोअर और लेंडर के बीच में एक इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ का काम करता है, टू द रेपो ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट सर्विसेज सच एज कोलेट्रल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑल थ्रू आउट ट्रांजेक्शन। तो मतलब जो थर्ड पार्टी होगी उसके जिम्मे सारा काम दे देता है कि भाई हम बायर हो गए और तुम सेलर हो गए। ऐसे बेसिकली समझ लो कि हमको ज़मीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, तो क्या तरीका है, मैं खुद जा करके इंडिविजुअल व्यक्ति से पूछूं, और या फिर हम बीच में एक एजेंट रख लें। एजेंट का काम है दोनों पार्टियों से बात करना, ज़मीन अच्छी है, ख़राब है, क्या रेट लगेगा, क्या होगा, वो सारी जिम्मेदारी हमने मीडिएटर को दे दिया, एजेंट को दे दिया। मैं बैठा हूँ आराम से और बेचने वाला बैठा है, दोनों बैठे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी वो निभा देगा और अंत में वो बता देगा कि सर इतने रुपए में पड़ेगा, खरीदना हो तो बताएं। हमने बोला ठीक है 1200 रुपये स्क्वायर फीट है, हम खरीदेंगे। तो मैंने 1200 रुपये स्क्वायर फीट का दाम दिया और सामने वाली पार्टी को मिल गया, यानी कि मेरा खरीदने का काम है तो पैसे देना, और उसका जो है बेचने का काम है तो पैसे लेना और रजिस्ट्री कर देना, इतना ही काम है। बाकी सारी जिम्मेदारी वो सब कुछ टेक केयर करेगा। बिल्कुल इसी फंडे पर यह ट्राई पार्टी चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑन November 5, 2018 ट्राई पार्टी रेपो वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड जो CBLO होता था पहले, कोलेटराइज्ड बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, उसे ख़त्म कर दिया गया, फेज डाउन, ठीक है। पहले CBLO होता था, उसी की जगह पर इन्होंने ट्राई पार्टी रेपो का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। ओके, क्लियर हो जाती बात ना। अब रेपो तो पहले से ही था, लेकिन मतलब बैंकों को ज़्यादा वर्डन ना पड़े, आराम से चीज़ें हो जाएं, जैसे कि मतलब कोलेट्रल का क्या काम है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखने के लिए एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी CBLO के मेंबर थे, यानी कि कोलेट्रलाइज्ड
बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन के जितने भी मेंबर और पार्टिसिपेंट थे वो ट्रांसफर कर दिए गए ट्रेप्स में, ठीक है। ट्रेप्स एंड दे हैड टू रजिस्टर विथ सीसीआईएल, उन सबको कहा गया कि अब आप सीसीआईएल के साथ रजिस्टर करवा लीजिए। सीसीआईएल का फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज पार्ट ऑफ ट्रेप्स सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब जितने भी सीबीएलओ के मेंबर थे वो सारे के सारे ट्रेप्स के मेंबर बन गए और उन्होंने सीसीआईएल में रजिस्टर करवा लिया। सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्लियरिंग का काम करती है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उनको सेटल करने का काम करती है। सीसीआईएल क्या करती है, मेंटेन करती है गिल्ट अकाउंट को इन इट्स रिकॉर्ड फॉर ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो यहाँ पर है उनके लिए एक गिल्ट अकाउंट मेंटेन करेगा, कौन, सीसीआईएल। एंड सिक्योरिटीज आर डेबिटेड, जैसे खाते से पैसा डेबिट होता है वैसे ही सिक्योरिटीज को डेबिट किया जाता है खाते से फॉर सिक्योरिटी विड्रॉल, यानी कि अगर सिक्योरिटी बेची जा रही, सिक्योरिटी निकाली जा रही तो उसमें डेबिट किया जाएगा। एंड आर क्रेडिटेड, सिक्योरिटी को क्रेडिट भी किया जाता है अगर सिक्योरिटी नहीं डिपॉजिट की जा रही है, सिक्योरिटी नहीं बाई की जा रही है, टू द मेंबर्स गिल्ट अकाउंट, मेंबर्स के गिल्ट अकाउंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो गिल्ट अकाउंट, ओके, थोड़ा सा गिल्ट अकाउंट के बारे में मैं डिस्कस कर दूं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर है गिल्ट अकाउंट के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बात करी है। अ गिल्ट अकाउंट इज डेजिग्नेटेड टू होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जैसे आपके शेयर मार्केट में अगर शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट है फ्रेंड, डीमैट अकाउंट। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसको कहाँ रखा जाएगा, सर उसको रखा जाता है गिल्ट अकाउंट में, बस सिंपल भाषा में यही इतना है, ठीक है। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर रखे जाते हैं, हम खरीदारी और बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं, ट्रेड करने के लिए, लेकिन रखा कहाँ जाता है, स्टोर करते हैं उसे डीमैट अकाउंट में। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर गिल्ट अकाउंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर खरीदी बेची जाए तो उनको होल्ड करके रखा जाता है, ठीक है। और ये गिल्ट अकाउंट जो है कोई एंटिटी यानी कोई बैंक, कंपनी या कोई इंडिविजुअल मेंटेन कर सकता है किसी न किसी कस्टोडियन के साथ में। जो कस्टोडियन है वो बैंक हो सकता है या प्राइमरी डीलर हो सकता है, कस्टोडियन बैंक या प्राइमरी डीलर हो सकता है। कोई भी एंटिटी यानी कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल अपना गिल्ट अकाउंट खुलवा सकता है किसी कस्टोडियन के साथ, कस्टोडियन कोई बैंक या प्राइमरी डीलर हो सकता है। आरबीआई गिल्ट अकाउंट को एसजीएल के नाम से पुकारती है, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट के नाम से पुकारती है। हम जनरल भाषा में गिल्ट अकाउंट कहते हैं, आरबीआई एसजीएल बोलती है उसी चीज़ को, गिल्ट अकाउंट को ही सब्सिडरी जनरल लेजर के नाम से भी बुलाया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो ठीक है, अब बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि सीसीआईएल जो है मेंटेन करता है गिल्ट अकाउंट हर एक मेंबर के लिए, जिससे सिक्योरिटी डेबिट होती हैं अगर सिक्योरिटी बेची जाएंगी या सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएंगी, और इसी में सिक्योरिटी क्रेडिट की जाती हैं अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है या सिक्योरिटी खरीदी जाती है, ठीक है। ट्राई पार्टी वाज डिजाइन टू इम्प्रूव लिक्विडिटी इन द कारपोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट, गिविंग मार्केट एंड अल्टरनेटिव रेपो इंस्ट्रूमेंट टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेपो। तो मतलब ट्राई पार्टी किस लिए बनाया गया था, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए कारपोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट में एक अल्टरनेटिव दिया गया। मतलब पहले से हमारे पास था और एक और ऑप्शन, रेपो का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से ही था, एक और ऑप्शन आपको दे दिया गया भाई कि इसको भी यूज कर सकते हैं अब आप, ठीक है। तो बस सिंपल सी भाषा में यही इतना हुआ। ट्रेप्स ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं, ये ट्राई पार्टेट रेपो अरेंजमेंट होता है, नहीं इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है, इसमें एक थर्ड पार्टी भी होती है, एक बारोअर होता है, एक लेंडर होता है रेपो में, प्लस एक और इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएटरी आ जाती है जो इन 2 पार्टी के अलावा होती है, जो हेल्प करती है रेपो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने में। जैसे कोलेट्रल क्या रहेगा, बंधक क्या रखा जाएगा, पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगी, कस्टडी में क्या रखना है, मैनेजमेंट पूरी ट्रांजेक्शन के दौरान सारा जिम्मेदारी एक थर्ड पार्टी को हम सौंप देते हैं। ये जो है 5 नवंबर 2018 से आया हुआ है सीबीएलओ की जगह पर। सीबीएलओ होता है कोलेटराइज बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। डेट इतना रिलेवेंट नहीं रहती है मेरे हिसाब से, नहीं पूछना चाहिए, ये याद रखें कि सीबीएलओ की जगह पर ट्राई पार्टी रेपो आया हुआ है। जितने भी सीबीएलओ के मेंबर्स थे उन सबको ट्रेप्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनसे कहा गया कि अब आप जो है सीसीआईएल में अपना एक जो है अकाउंट खुलवा लें, अपने आप को रजिस्टर करवा लें। सीसीआईएल एक गिल्ट अकाउंट मेंटेन करता है अपने सभी मेंबर्स के लिए, जिसमें सिक्योरिटी को होल्ड किया जाता है, सिक्योरिटी डेबिट और सिक्योरिटी क्रेडिट की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में ट्राई पार्टी रेपो का उद्देश्य क्या था, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना, कारपोरेट बॉन्ड रेपो मार्केट में एक और ऑप्शन अवेलेबल करवाना रेपो के लिए। गिल्ट अकाउंट मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए हमें गिल्ट अकाउंट की ज़रूरत होती है। आरबीआई इसी को एसजीएल भी बोलता है, सब्सिडी जनरल लेजर के नाम से भी पुकारता है। गिल्ट जैसे डीमैट अकाउंट चाहिए हमें शेयर वगैरह होल्ड करने के लिए, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करने के लिए आपको गिल्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सर, जो कि हमारा है टर्म रेपो। टर्म रेपो, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस टर्म रेपो। टर्म रेपो होते हैं डिफरेंट टर्म के लिए, 7 डेज के लिए होते हैं, 14 डेज के लिए और 28 डेज के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखें, तीन टेनर के लिए होता है टर्म रेपो। तो देखिए रेपो में क्या था, ओवरनाइट के लिए रेपो अवेलेबल होते थे, ओवरनाइट के लिए रेपो अवेलेबल होता था, एक दिन के लिए अवेलेबल होता था। तो उसी को और अच्छा करने के लिए इन्होंने टर्म रेपो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस टर्म रेपो टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ओवर अ पीरियड दैट इज लॉन्गर देन ओवरनाइट। ओवरनाइट से ज़्यादा के लिए अवेलेबल करवाया, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन के लिए इन्होंने टर्म रेपो अवेलेबल करवाए। ठीक है, द एम ऑफ टर्म रेपो इज टू हेल्प डेवलप इंटरबैंक मनी मार्केट which in turn can set market based benchmark for pricing of loans and deposit and through that improve transmission of monetary policy। तो टर्म रेपो का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है टू हेल्प डेवलप इंटर बैंक मनी मार्केट, जो बैंकों की आपस में ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन होती है, उस मार्केट को डेवलप करना, ताकि ये जो है बेंच मार्क का काम कर सके। जो भी बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, उसमें इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा, उसके लिए बेंच मार्क का काम कर सके कौन, हमारा जो रेपो है। ठीक है, और इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ट्रांसमिशन हो सके, उसका एक्चुअल प्रभाव दिखाई दे, एक्चुअल प्रभाव दिखाई दे मार्केट में। ओके, इसी क्रम में टर्म रेपो के क्रम में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, टीएलआरओ और एलटीआरओ और टीएलटीआरओ मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई द्वारा यूज किए गए। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ, ये 2 कॉन्सेप्ट ये इसी में ही लेकर के आए। तो एलटीआरओ पहले देखते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टू इंश्योर द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट to economy in 2019 RBI introduced LTRO, long term repo operation of 1 year and 3 year tenor। यानी कि भाई देखो, पहले क्या था, रेपो था किसके लिए, ओवरनाइट के लिए, हमारा किसके लिए था, ओवरनाइट यानी 1 डे के लिए। फिर ये 7 डेज के लिए लेकर आए, 14 डेज के लिए और 28 डेज के लिए लेकर आए। यहाँ भी पेट नहीं भरा तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लेकर के आए, जो कि 1 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए आया, यही इतना है। ठीक है, 1 ईयर और 3 ईयर के लिए। फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है, आरबीआई यूज्ड दिस अनकन्वेंशनल टूल टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड एंटिटीज एक्सपीरियंसिंग लिक्विडिटी स्ट्रेस। तो जो लॉन्ग टर्म रेपो था उसी में टारगेट सेट किया कि अब हम क्या करेंगे भाई, लॉन्ग टर्म रेपो का जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करेंगे लोन देने के लिए। ठीक है, और ऐसे एंटिटीज जो कि लिक्विडिटी स्ट्रेस को जो है एक्सपीरियंस कर रही हैं, उनको हेल्प करने के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो जो ये 1 साल और 3 साल वाली बात थी वो तो रहेगी ही रहेगी, प्लस ये स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करने लगता है। ठीक है, तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर कि टर्म रेपो जो होती थी, टर्म मतलब देखो आगे पढ़ा होगा आपने मनी मार्केट में, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होती है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होती है, और टर्म मनी 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल के लिए होती है। तो वैसे ही टर्म रेपो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो देखिए आरबीआई ने क्या किया, ओवरनाइट रेपो के अलावा डिफरेंट टेनर के लिए टर्म रेपो लेकर आए, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के लिए टर्म रेपो लाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था क्या, इंटरबैंक मनी मार्केट को डेवलप करना। ठीक है, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से हो सके। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन मतलब ये है कि अगर हम रेट घटाएं या बढ़ाएं तो उसका असर मार्केट में दिखाई दे, ये होता है इसका। ठीक है, इसी क्रम में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आरबीआई द्वारा लाया गया। एलटीआरओ क्या है भाई, वही कि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट दिखाई दे, उसके लिए 1 साल के लिए और 3 साल के लिए रेपो को इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में। फिर अगर उससे भी बात नहीं बनी तो टारगेटेड जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर के आए, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई जो लिक्विडिटी है, ठीक है, अगर किसी के पास लिक्विडिटी की कमी है या कोई स्पेसिफिक सेक्टर है तो उस पर फोकस करके हम
टर्म रेपो ऑफर करेंगे। ये सबको ऑफर की गई, ये केवल स्पेसिफिक सेक्टर को ऑफर करी गई, ठीक है। फिर आया सर अगला SLTRO। SLTRO स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। SLTRO कोविड के दौरान जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, पैंडेमिक के दौरान जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को। बेसिकली इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल फाइनेंसेस बैंक को रेपो रेट पर कर्जा दिया RBI ने, ठीक है। कितना? स्पेशल 3 साल का लॉन्ग टर्म का रेपो कर्जा दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि वो जो वेंडर्स हैं, छोटे छोटे मतलब उद्यमी हैं, उनको अप टू 10 लाख तक का पर बारोवर कर्जा दे सके। कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसी के लिए आया था। पूरी कहानी पढ़ते हैं। विथ ए व्यू टू प्रोवाइडिंग फर्दर सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक के दौरान जब ये सभी बहुत प्रभावित हो गए, चाहे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हों, चाहे MSME यानी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हों, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठेला वाले ये सब लोग होते हैं, जो कोविड या पैंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो उन्हीं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल 3 ईयर का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर आया, SLTRO लेकर के आया 3 ईयर का, जिसने रेपो रेट पर लोन दिया किसको? स्मॉल फाइनेंस बैंक को, SFB को लोन दिया। सबके लिए नहीं था, स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI ने लोन दिया इस स्कीम के तहत कि भाई ये लोन ले लो और तुम जो है फ्रेश लैंडिंग करनी शुरू कर दो। किसको? जो बारोवर्स हैं, इस तरीके वाले, ये जितने भी बारोवर्स हैं, इनको 10 लाख रुपए तक का तुम लोन दे सको, उसके लिए हम तुम्हें SLTRO के तहत लोन दे रहे हैं। और ये लोन कितने साल के लिए था? 3 ईयर के लिए था। 3 ईयर किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो में क्या होता है? यही तो होता है कि RBI से हम कर्जा लेते हैं। रिवर्स रेपो में क्या होता है? जो एक्सेस पैसा हमारे पास होता है वो हम RBI को दे देते हैं, RBI को कर्जा देते हैं। रिवर्स रेपो में हम कर्जदार होते हैं, ठीक है। तो SLTRO क्लियर हो गया। SLTRO स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। ये 3 साल का लोन था। कितने साल का? 3 साल का लोन था, रेपो था। किसको दिया गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक को। उद्देश्य क्या था? ताकि जो छोटे जो है मझोले दर्जे के जो बिजनेसमैन हैं, उनको 10 लाख रुपए तक कर्जा ये दे सके। कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। फिर आता है सर अब रिवर्स रेपो की बात करेंगे। रिवर्स रेपो की तो मैंने अभी ये बताया ही था कि रेपो में क्या होता है, हम RBI से कर्जा लेते हैं। रिवर्स रेपो में जो हमारे पास एक्सेस पैसा है वो हम SDF याद करिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी याद करिए, सबसे पहले पढ़ाया था। तो उसमें भी यही होता है कि जो एक्सेस पैसा है उसको हम RBI के पास रख देते हैं। SDF बशर्ते कि ओवरनाइट के लिए होता था, रिवर्स रेपो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके बाद में SDF में कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, रिवर्स रेपो में कोलेट्रल की ज़रूरत होती है। RBI कोलेट्रल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है बैंकों को, ठीक है। रिवर्स रेपो की बात करेंगे। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद RBI। जो उनके पास कम समय के लिए जो एक्सेस लिक्विडिटी पैसा बढ़ जाता है उसको RBI के पास पार्क कर देते हैं रिवर्स रेपो की सहायता से। RBI यूजेज दिस टूल व्हेन इट फील्स देयर इज टू मच मनी फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। RBI रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन को, इस टूल को तब यूज करता है जब उसको लगता है कि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा हो गया है, तो उस पैसे को अपने पास बुलाने के लिए रिवर्स रेपो ऑपरेशन करी जाती है। एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट RBI विल बारो मनी फ्रॉम द बैंक्स एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए 6% है और 8% कर दिया जाए, तो RBI जो है बैंकों से जो पैसा लेगी उस पर 8% ब्याज पे करेगी। तो बैंक चाहेगा कि हम ये पैसा RBI के पास पहुंचा दें ताकि हम ज़्यादा कमा सकें, ठीक है। एज ए रिजल्ट बैंक्स वुड प्रेफर टू कीप देयर मनी विद द RBI। इसका असर होगा कि भाई ज़्यादा कमा रहे हैं तो RBI के पास हम पैसा ले जा करके जमा कर दें, और अगर RBI के पास पैसा जमा कर देंगे तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, मनी बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, और बैंकों के पास अगर पैसा कम हो जाएगा तो बदले में लिक्विडिटी घट जाएगी। यही उद्देश्य रहता है इसका, ओके। दस वी कैन कंक्लूड, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेपो रेट होता है सिग्निफाइज द रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड, ठीक है। रेपो रेट हमें बताता है वह रेट जिस पर लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है, लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है बैंकिंग सिस्टम में बाई RBI। रेपो रेट वो बताता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या बताता है? रिवर्स रेपो रेट सिग्निफाइज रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी।
एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ी पड़ी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, ख़त्म करने के लिए रिवर्स रेपो रेट लागू किया जाता है। ठीक है, तो एक कंपेयर बेसिस भी हमने लगे हाथों यहीं पर सीख लिया, समझ लिया इसका। ठीक है सर, तो रिवर्स रेपो आपको समझ में आ गया होगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो एकदम सेम होते हैं। दो फर्क मैंने बताया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ओवरनाइट के लिए होती है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। रिवर्स रेपो में जैसे आरबीआई बैंकों के पास जो एक्सेस पैसा है, बैंकों के पास एक्सेस पैसा वो ले जाकर के रिजर्व बैंक में रख देते हैं, लेकिन उसके बदले में बैंक जो है आरबीआई से सिक्योरिटी ले लेते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं बैंक की। आरबीआई की सिक्योरिटी खरीदी जाती है, बेसिकली यही होता है। आरबीआई से हम सिक्योरिटी खरीदते हैं, कागज़ का टुकड़ा खरीदते हैं और बदले में रुपया दे देते हैं। हमारे पास रुपया चला जाता है और एक कागज़ का टुकड़ा हमारे पास आता है, जिससे लिक्विडिटी घट जाती है। तो यहाँ पर कोलेट्रल के तौर पर रिवर्स रेपो में आरबीआई हमें यानी बैंक को सिक्योरिटी देती है, सिक्योरिटी कागज़ के टुकड़े हमें प्रोवाइड करती है। एसडीएफ में ये नहीं करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो रिवर्स रेपो वह रेट है जिसमें बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको ले जाकर के आरबीआई के पास पार्क कर देता है और पैसे कमाता है। ठीक है, आरबीआई इस टूल को तब यूज करती है जब उसे लगता है कि मैं बैंकों के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो गए हैं, तो खींचने के लिए जो है ये व्यवस्था कर ली जाती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया जाता है तो आरबीआई, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब जो भी पैसा हम आरबीआई के पास, यानी हम मतलब बैंक जो भी पैसा आरबीआई के पास रखेगा उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएगा। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएगा तो बैंक कोशिश करते हैं कि पैसा आरबीआई के पास रखा जाए, क्योंकि और जगहों से उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जितना आरबीआई से। एक तो सेफ रहेगा आरबीआई के पास पैसा, और दूसरा हम अर्निंग भी ज़्यादा कर पा रहे हैं, इसकी वजह से मनी घट जाती है। रिवर्स रेपो से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है, खत्म होती है, ध्यान रखिएगा। रेपो से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिवर्स रेपो से मार्केट से लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है कि रिवर्स रेपो से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि रेपो से क्या कहता है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है। पैसे की कमी है तो और पैसा दिया जाता है रेपो ट्रांजेक्शन की सहायता से। ठीक है, अब आता है सर अगला टॉपिक, VRR, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। Variable rate reverse repo. VRR auction is a new instrument launched by RBI as a part of its updated liquidity management framework. अपने liquidity management framework को अपडेट किया इन्होंने, उसी के तहत VRR लॉन्च किया गया, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो को लॉन्च किया गया। VRR is a process through which the RBI borrows from banks for a variable period of time. ठीक है, वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर बारोइंग करनी है, रेपो ही, ये रिवर्स रेपो ही है, रिवर्स रेपो ही है, लेकिन वेरिएबल टाइम के लिए है। बस वेरिएबल टाइम पीरियड की वजह से इसे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो कह दिया गया। ठीक है, तो BRR इज यूजफुल ऑप्शन फॉर बैंक टू पार्क एक्सेस लिक्विडिटी विथ आरबीआई सिंस इट रिसीव अ हायर रिटर्न दैन द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। अब वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे, बैंक क्यों पैसा लगाएगा, क्योंकि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ये भी ध्यान रखें कि अब फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट हट चुका है, इसी की जगह पर एसडीएफ की फैसिलिटी लाई गई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसी की जगह पर लाई गई है। ऐसे ही ध्यान रखें, बस कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आसानी है। तो समझ में आई बात। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जो होता है एकदम रिवर्स रेपो जैसा होता है, बशर्ते कि ये वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई देता है। वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए आरबीआई हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, बस इसीलिए इसे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो कह दिया गया है। ओके, बात करते हैं OMO की, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, अगर मैं अभी तक ध्यान करवाऊँ आपको तो MCLR के कंपोनेंट को मैंने बोला था, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से OMO भी फ्रेंड्स आपको खूब मिलेगा। ठीक है, खूब पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। सिंपल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को OMO कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अंडर द OMO RBI buys or sells government bonds or government securities in the secondary market. मार्केट 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पर कोई चीज़ पहली बार बेची जाती है, सेकेंडरी मार्केट वो है जहां पर एक बार पहली बार बिक चुकी है, उसके बाद चाहे जब खरीदी बेची जाती है सेकेंडरी मार्केट में बेची जाती है। जैसे कोई कंपनी जोमेटो अपना IPO लेकर आया पहली बार, तो वो प्राइमरी मार्केट में लाएगा। कहाँ लाएगा? प्राइमरी मार्केट में। पहली बार शेयर बिक गया उसका, देन IPO जो आपका जोमेटो का शेयर है उसकी खरीद और बेच जो है सेकेंडरी मार्केट में ही होती है।
ठीक है। तो एक बार आईपीओ निपट गया, फिर सेकेंडरी मार्केट में ही खरीद बेच होती है। तो वही यहाँ बताया गया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदती और बेचती है गवर्नमेंट बॉन्ड को या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में। अगर आरबीआई जो है बॉन्ड को बाई कर रही है, अगर आरबीआई बॉन्ड को बाई कर रही है, तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज अ बॉन्ड, एक बैंक है उसके पास ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड आरबीआई के पास आएगा, आरबीआई से खरीदेगा, बदले में रुपए दे देगा बैंक को कि भाई लो रुपए ले लो। कागज़ का टुकड़ा आरबीआई के पास है और रुपए वहाँ चले गए। तो बेसिकली क्या हुआ, इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाई जाती है जब आरबीआई बॉन्ड को बाई करता है। अगर आरबीआई बॉन्ड को सेल करेगा तो अब बॉन्ड आरबीआई के पास है, बॉन्ड इज विथ आरबीआई, इसको सेल कर रहा है। तो ये अगर बेचेगा तो बदले में कोई ना कोई बैंक आगे आएगा जो कि रुपए लेकर आएगा, बोलेगा रुपए आप ले लीजिए, तो रुपए आरबीआई के पास आ जाएंगे, बैंक फकीर या भिखारी हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके पास में। तो सक मनी आउट ऑफ द सिस्टम या इकोनॉमी से, यानी कि पैसा कम करने के लिए बॉन्ड को सेल किया जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर ओएमओ में बॉन्ड बाई किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ को। अब आता है सर, आरबीआई जो है दो तरीके के ओएमओ करती है। आरबीआई ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरीके करती है, एक आउटराइट परचेज और दूसरा रीपरचेज एग्रीमेंट। तो देखो आउटराइट परचेज का मतलब एक बार बेच दिया बात खत्म हुई, या एक बार खरीद लिया बात खत्म हुई। रीपरचेज एग्रीमेंट मतलब हम दोबारा से परचेज करने का एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, दोबारा खरीदेंगे इस बात का वादा है। ठीक है, तो पहला है आउटराइट परचेज का मतलब एज ए परमानेंट आर इन्वॉल्व्स द आउटराइट बाइंग आर सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मतलब ये परमानेंट होता है, हम परमानेंटली यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमानेंटली सिक्योरिटी को बेच देती है, खरीद लेती है, बात खत्म, दोबारा हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर खरीदेंगे बेचेंगे अलग बात है, पर आपसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कहने का ये हुआ। ठीक है, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक से, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख बॉन्ड खरीदे आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई से 1 लाख, आरबीआई ने 1 लाख बॉन्ड खरीदे पंजाब नेशनल बैंक से परमानेंटली। अब पीएनबी को दोबारा इस 1 लाख बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई इस 1 लाख को बेचेगा, लेकिन पीएनबी को ही बेचेगा, ये श्योर नहीं है, मतलब इसका वादा नहीं है। तो वो होता है आउटराइट परचेज, मतलब एकदम से पूरी तरह से खरीद या बेच दिया गया है, आउटराइट परचेज का ये मतलब है। और दूसरा होता है सर रीपरचेज एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि हम दोबारा तुमसे खरीदेंगे, जैसे पीएनबी से 1 लाख बॉन्ड आरबीआई ने परचेज किया है, तो इस बात का वादा होगा कि ये 1 लाख बॉन्ड हम फिर से पीएनबी को सेल कर देंगे जब पीएनबी चाहेगा, हमें पैसे देगा तो ये 1 लाख बॉन्ड वापस फिर से पीएनबी के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रीपरचेज का एग्रीमेंट हो, दोबारा से खरीदने का हम एग्रीमेंट किए बैठे। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। दिस इज द शॉर्ट टर्म एंड आर सब्जेक्ट टू रीपरचेज। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का होता है और रीपरचेज की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है। गवर्नमेंट ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बाई और सेल करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सेकेंडरी मार्केट में। जब बॉन्ड आरबीआई खरीदती है तो बदले में पैसे देती है, तो मार्केट में पैसा आ जाता है, मनी इंजेक्ट की जाती है। जब आरबीआई बॉन्ड को बेचती है तो बदले में मनी अपने पास ले लेती है, बॉन्ड देती है और बदले में पैसा अपने पास ले लेती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है लिक्विडिटी को मार्केट से। दो तरीके को ओएमओ होती है, आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट। आउटराइट परचेज में परमानेंटली खरीद या बेच दिया जाता है, और रीपरचेज एग्रीमेंट में यदि खरीदा गया है तो वापस बेचने का, और अगर बेचा गया तो वापस खरीदने का एग्रीमेंट किया जाता है कि हाँ भाई हमारी जो पहले शर्तें हैं, जैसे किसी को बाइक हमने बेची और रीपरचेज एग्रीमेंट कर लिया, तो इसका मतलब है कि हम उस बाइक को हम ही खुद दोबारा खरीद लेंगे जब हमारा मन करेगा। ठीक है, और अगर आउटराइट है तो एक बार बेच दिया, अब उसकी मर्जी हो जो करे, हमें मतलब नहीं है, हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओएमओ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख करके एग्जाम में बैठें, ओएमओ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी एंड टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक मॉनेटरी टूल है जिसे आरबीआई द्वारा यूज किया जाता है मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई थी कमेटी के रिकमेंडेशन पर। नरसिम्हन कमेटी जो सेकंड आई थी उसके रिकमेंडेशन पर ही एलएएफ फैसिलिटी को लाया गया था। नरसिम्हन कमेटी किस पर थी? कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए नरसिम्हन कमेटी 2 बार आई, नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2। तो नरसिम्हन कमेटी 2 की रिकमेंडेशन पर ही एलएएफ लाया गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लाया गया। अंडर एलएएफ आरबीआई कंडक्ट ऑक्शन ऑन ऑल वर्किंग डेज डिपेंडिंग अपॉन द इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशन। तो एलएएफ के तहत आरबीआई क्या करता है, हर दिन बोली लगती है, खरीद बेच की जाती है, जैसे ही लिक्विडिटी की कंडीशन हो, मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है उसके आधार पर। नरसिम्हन कमेटी ध्यान रखेंगे एलएएफ किसकी वजह से आया हुआ है। अब उसके बाद में फिक्स रेट, रिवर्स रेपो और एमएसएफ रेट जो होते हैं वो काम करते हैं फ्लोर यानी लोअर बैंड का और सीलिंग यानी अपर बैंड का रिस्पेक्टिवली इन द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। एलएएफ कॉरिडोर कहलाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कॉरिडोर होता है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर एक अपर लिमिट, ठीक है। तो इसमें फिक्स रेट रिवर्स रेपो जो होता है उसे फ्लोर कहा जाता है यानी लोअर बैंड। कम से कम सबसे कम इंटरेस्ट एलएएफ में कितना हो सकता है, ध्यान रखें, फिक्स रेट रिवर्स रेपो के बराबर हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा रेट कितना हो सकता है एलएएफ में, अपर बैंड में एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट चल रहा हो। लेकिन 8 अप्रैल 2022 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठी तो उन्होंने कहा कि हम एक नया इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को, और अब ये जो है रिप्लेस करेगा किसको, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो एज लोअर बैंड ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर। यानी कि जो ये था फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो, पहले ये होता था फ्लोर यानी लोअर बैंड, अब उसकी जगह पर एसडीएफ को जो है एसडीएफ को फ्लोर यानी लोअर बैंड बना दिया गया। बस ये चेंज हुआ है, बात समझ में आई। तो अभी ये पढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि एलएएफ फैसिलिटी का फ्लोर क्या है, फ्लोर या फ्लोर बैंड क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट क्या होगा एलएएफ में, तो ध्यान रखें एसडीएफ होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और हाईएस्ट जो है कितना इंटरेस्ट हो सकता है एलएएफ में, तो एमएसएफ के बराबर हो सकता है। अब ये भूल जाइएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि रिवर्स रेपो, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह पे एसडीएफ को लाया गया था, ठीक। ओवरनाइट फिक्स रेट रेपो, रिवर्स रेपो एंड एमएसएफ ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड ऑन डेली बेसिस। ये सारी ऑपरेशन डेली बेसिस हर वर्किंग डे पर की जाती हैं। ओवरनाइट फिक्स रेट रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ ऑपरेशन ये सब डेली बेसिस पर की जाती हैं, ठीक। तो बस मेरे ख्याल से अपना लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जितनी भी अभी तक हमने मतलब जितनी भी डिस्कशन की है ना, ये सब एलएएफ का ही पार्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ही पार्ट है। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो आरबीआई द्वारा यूज किया था मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में, ठीक है। एलएएफ जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, नरसिम्हन कमेटी 2 की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। अगर 2 नहीं लिखा तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर मान लीजिएगा। नरसिम्हन कमेटी आई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। एलएएफ में आरबीआई जो है ऑक्शंस हर वर्किंग डे पर करती है, जैसी लिक्विडिटी की कंडीशन हो उसके आधार पर। अगर उसके बाद में देखा जाए तो जो आपका एलएएफ है उसमें फ्लोर और सीलिंग की बात की जाती है कि भाई मिनिमम कितना जो है इंटरेस्ट रेट हो सकता है तो वो एसडीएफ के बराबर हो सकता है, और मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट हो सकता है तो वो एमएसएफ के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये कब से हुआ है, 8 अप्रैल 2022 से। 8 अप्रैल 2022 से एसडीएफ को फ्लोर बनाया गया। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले रिवर्स फिक्स रेट रिवर्स रेपो जो है काम करता था, ठीक। उसके बाद में फिर हमने देखा कि ये जितने भी ओवरनाइट फिक्स रेट रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ये सब डेली बेसिस पर इनका ऑक्शन वगैरह किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना ये मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से कवर हो जाती है। अगले लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।